अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अपने करीब जैन की आवाज़ सुनती वो खौफ से सर पड़ दी। एकदम वजूद पसीने से नहा गया था। फैली फैली आंखों से उसने फांसे पर लेटे हुए जैन को देखा, जिसके चेहरे पर स्पॉट पैंट था, जो सर के नीचे अपने मजबूत बाजू रखे उसे ही देख रहा था, जबकि नीम अंधेरे में भी उसके आंखों में शर पर तासरात है। आ उसने हाथ बढ़ाकर जैन को छूना चाहता और जैन ने उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखा। गंदी दाढ़ी की चुभन शफाफ हथेली पर महसूस हुए गुमान से यकीन के जन्म धकेल गए। रोना बुले वो उठकर बैठ गई। आप कैसे आए? अब तो सब यहाँ पर वापस आ गए हैं, फिर आप अंदर कैसे आए? दरकते दिल के साथ ही वो जैन की फिक्र में हलकान हुए। पहले बताओ, रो क्यों रही थी? जैन ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा लटाया और खुद उसके दोनों हाथ कैद कर लिए कि वो हरकत के भी काबिल ना रही। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही थी। जरफिशा ने पलके झपक कर आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। आंसू भी रगड़ नहीं सकती थे। जरफिशा, तुम आप मुझसे छुपाओगी? जैन ने लहजे में साथी ले पूछा। आप भी तो छुपाते हैं, वो दो बदब बोली, लेकिन फिर जुबान तंतोले दबाकर उसने सरासमसगी से जैन को देखा, जिसका चेहरा अभी स्पार था। इस बात का हिसाब भी किसी दिन पर रखता हूँ, फिलहाल मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें रुलाने की गुस्ताखी की है। उसके दोनों हाथ छोड़ता वह जरफिशान की आंखों में झांकते हुए बोला, और जरफिशान सरायत से फांसे पर रही, लेकिन जैन ने हसार बांध कर उसे करीब कर लिया। आपको क्या डर नहीं लगता? जरफिशा ने जहन में उभरता हुआ सवाल पूछा। तुम्हारे सिवा किसी से नहीं लगता, वह गंभीरता से बोले। उसके हम पर नजर रखे हुए था और जरफिशा हैरान ही तो रह गए थे। मुझसे क्यों? वो भी फिर कभी बताऊंगा, अभी बताओ तुम रोई क्यों हो? जैन ने उसकी नम पलकों को छुए पूछा था और जरीबे जैसे सहारे की तलाश में थी। वह आज नई दुल्हन इस मेंशन में आई है, उसने मुझे बुरी तरह से डांटा। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने तो मजाकन उनसे पूछा। शायद वो नौफल भाई से नाराज थी तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। आंसू एक बार फिर से गाल पर बह निकले थे, जबकि उसकी मासूमियत पर अंदाज में शिकायत करना जैन चौधरी को बेकरार कर गया था। वो शायद काफी मासूम थी। नौफल को ज़ेलब उसने कई गालियों से नवाज दिया था, जबकि दिल तो चाहता इस लड़की की अकल ठिकाने लगा कर आए, जिसने उसकी ज़रफ़िशां को अपने तलह लफ्जों से रुला दिया। लेकिन वो औरत जात की इज्जत करना जानता था। उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हें रुलाने की? जैन दबा दबा घुराया। आप गुस्सा मत करें और आप बताएं, आप कहाँ से बाबर आ जाते हैं, और जब मैं इतने दिन से यहाँ पर क्या थी तो क्यों नहीं आए? वो शिकवा कुन हुई। ये भी बाद में रखते हैं, फिलहाल ये बताओ, इस लड़की को क्या सजा दो? क्या? हर बात पर रखते हैं, फिर आप क्या करेंगे? वो चिढ़ से गई थी और जैन ने हैरानगी से उसका चिड़चिड़ापन देखा था। वो मैं आप ऐसे बार-बार कह रहे थे, और ना ही मेरी किसी उलझन को हल कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं चला। उंगलियां चटाती वह बामुश्किल बोल पाई थी। इस शख्स की देखती हुई निगाहें जरफिशां के लिए सहना मुश्किल था। तुम्हारी सब उलझने दूर कर दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी आंसू की वजह से आया हूँ। जैन को उसकी रोई रोई सी खिलाफी सी आंखें किसी गुस्ताही के लिए उकसा रही थी, लेकिन वो कंट्रोल के लिए उसके पास से उठ गया था। मुबाता कहीं गुस्ताही ना हो जाए। कहाँ जा रही हैं? वह रूहान सी हुई उठी। शायद वो नाराज हो चुका था। आप नाराज हो गए हैं? जरी ने डरते डरते सवाल पूछा। अगर कहूँ हाँ तो क्या करोगे? सिगरेट सुलगाते वह कौश पर दराज हुए थे और टांग पर टांग चढ़ाए शान से बोला था, जैसे उसे आजमाना चाह रहा। जरफिशां फौरन उठकर उसके जाना पाई और हाथ जोड़ते हुए उसके कदमों में बैठ गए। जरफिशां जैन तरफ का खड़ा हुआ। उसे उम्मीद ना थी कि वो दीवानी ये हाथ भी पार कर जाएगी। उसे बाजू से थाम कर उसने खड़ा किया। खबरदार जो आज के बाद ये हरकत की, वरना बहुत ही बुरी तरह से पीटोगी मुझसे। उसे खुद से लगाए उसके दोनों जुड़े हुए हाथ शिद्दत से चूम गया था। बताओ मुझे, करोगी ऐसी हरकत? जैन ने कांधे पर दबाव डाले हुए कहा था, जबकि वो मजीद सीने से लगे। नहीं, लजती बोझल पलकों से उसने बामुश्किल लफ्ज अदा किया था। तुम मेरे कदमों में नहीं, मेरे साथ मेरे हसा में रहने के लिए बनाई गई हो। तुम्हारी हैसियत सर पर सजाए जाने वाला ताज जैसी है। वो अपने लफ्जों से बाबा करवाता हुआ जरफिशां की आंखें नम कर गया था। चंद पल वो बेहिस व हरकत रही। अब रोना मत, मैं जा रहा हूँ। जैन ने उसे जुदा किए बेड पर लटाया और कंफर्टर ओढ़े नरमी से बात सिलाए हुए कहा था। वो लड़की जैन का नशा बन रहे थे। वो इस लड़की से फिलहाल दूर रहना चाहता था, लेकिन आज 2 मरतबा वो कमबख्त दिल के हाथों मजबूर हुए उसके पास आ चुका था। उसे अपने बागी दिल का अच्छे से पता था, इसलिए वो उसे इतने दिन दूर रहा था। जानता था अगर एक बार उसके पास गया तो खुद को अनदेखी जंजीर में जकड़ कर वापस आएगा, और वही हुआ। वो जकड़ा गया था। उसके गिर तो पहले ही बहुत खतरे थे। वह जरफिशां के नशे का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज के दिन
दूसरी मरतबा उसका नशे का बुतना शिकार हो गया था। सरफिशां का नशा सर चढ़ गया था कि अब उसे सर से उतारना मुश्किल था और उसकी तलब बढ़ती ही जा रही थी। कहाँ जा रहे हैं? जरफिशां ने जैन का हाथ थामे उसे जाने से रोका। जा रहा हूँ हिसाब लेने कि तुम्हें क्यों रुलाया उसने। जैन ने उसे दहलाया। नहीं, आप नहीं जाएंगे। नौफल भाई ने मुझ पर इतबार किया और क्या हुआ जो उनकी बीवी ने मुझे डांट दिया? मैं भी तो ज्यादा ही उन्हें तंग कर रही थी। तुम्हें नौफल भाई को तो मैं सीधा गोली मार दूंगा। जैन ने घुराए हुए अंदाज में कहकर सामने देखा। आप नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं अच्छा नहीं हूँ? उसे जलन हुई थी। आप? वो कह नहीं पाई कि आप तो इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मर्द हैं। आप अभी बाहर नहीं जाएंगे, बाहर को सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। अभी आप यहीं रहे, वो लोग बहुत खतरनाक है। वो इर्द गिर्द देती जैन का मजबूत हाथ साथी से जकड़े उठकर बैठ गए थे। जरफिशां, तुम मेरा पल पल नुकसान कर रही हो, जैन ने बेबसी से बोला, जबकि उसका हाथ जकड़े वो बाजू पर सर टका गए थे, जैसे जाने की हर वजह खत्म कर दी हो। मुझे देर हो जाएगी जरफिशां। जैन ने बाजू आजाद करवाना चाहा, लेकिन जरी खामोश हुई। उसके बाजू पर सर टकाए हाथ मजीद साथी से जकड़ गए थे। वो अब लफ्जों के बजाय अमल से काम कर रहे थे। अच्छा लेटो, मैं नहीं जा रहा। उसने नरमी से सर हिलाया तो जरी ने आंखों में सवालियों से देखा। कह तो रहा हूं कि नहीं जा रहा। कुशादा पेशानी पर बल सजाए उसका हाथ पकड़े हुए करीब बैठा और उसका सर अपने कांधे पर रखा, बाजू उसके पुष्प पर फैला दिया। और जरी के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। उसका करीब आना, उसका नरमी से छू लेना, सब नाजुक जान पर पड़ था। लेकिन वो इस शख्स को यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। वो इतनी बेबाक तो नहीं थी, लेकिन आज उसको रोकने के लिए वो अपनी मासूमियत को एक तरफ रख चुके थे। मेरा दिल चाह रहा है इस लड़की से एक बार तो पूछूं कि तुम जैसी मासूम लड़की को उसने डांट कैसे लिया। जैन ने उसकी तवज्जो भटकाई। नहीं छोड़ें, वो शायद थक गई थी इसलिए गुस्सा कर गए। जैन ने हनकोरा भरा। आपको एक बात बताऊं? वह इजाजत तलब करती हुई जैन को मासूम से शहजादी लगी। 100 बातें बताओ। तुम मेरे सामने बिला तो कान हर बात क्या सकती हो? उसके आबरू चुमते हुए वो सीधा होना चाहा तो जरफिशान ने बाजू साथी से जगह लिया। जैन समझ गया कि वो अभी इस खौफ के जेरे असर है। कहीं भी नहीं जा रहा। जैन ने तसल्ली दी तो वो भी कुछ रिलैक्स हुआ। पहले दिन की दुल्हन ऐसी सड़ियल तो नहीं होती? जैन ने जेब में कुलबता हुआ जरी ने जेब में कुलबता हुआ स्वाब पूछ लिया। जैन टटका और फिर मुस्कुराया। उसका स्वाब भी उसी की तरह मासूम था। फिर कैसी होती है? उसके हाथ की पुछ को सलाबे उसने सर के साथ ही सर टकाया, लेकिन वजन ज्यादा न डाला। वो तो बहुत खुश होती है। उसका दिल तो चाहता है कि खुशी से सारा जहां महका दे, सबको अपनी खुशी की इंतहा बताए। वो बोझल लफ्जों में बोले हुए आंखें मूंद के थी और जैन को उसकी आंखों में नींद तो काफी देर से नजर आती थी, लेकिन वो उसे बेआराम करके छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिजा में उसकी मदम सांसों की आवाज गूंजी तो जैन ने आराम से पुष्प पर फैला हुआ हाथ हटाया और तकिए पर सर रखा। बहुत जल्द तुम भी पहले दिन की दुल्हन की तरह खुशी से इस जहां को महकाओगे। बल्कि एक दिन क्यों, तुम हर रोज मुस्कुराओगे, मेरा जहां महकाओगे। हर रोज मैं, यानी कि जैन, तुम्हें वो एहसास दिलाएगा कि तुम पहले दिन की दुल्हन की तरह मुझे अजीज हो। मेरी मोहब्बत मेरा जुनून हो। उसका हम तवज्जो भटका रहा था, लेकिन उसकी नींद में हलल नहीं डालना चाहता था। फिर उस पर कंफर्टर दुरुस्त करता वो बाहर निकला, जब जेब में पड़ा हुआ मोबाइल थर थर रहा था। कब से लापता है? जैन के माथे पर बाल नुमाया हुए थे। और तुम मुझे अब बता रही हो? वो दबा दबा घुराया। दूसरी जन्म से न जाने क्या कहा क्या था जिससे मजीद उसके चेहरे पर सर तासरात उभरे। आ रहा हूं मैं। एक नजर बस जरफिशां के सोए वजूद पर डाले वो बाहर निकला था। साहिरा, उसकी पलकों की जनमिश पर शायान सिता हुआ था। दूर खड़ी मुलाजमा को उसने इंजेक्शन पड़ने का इशारा दिया। वो जागने ही वाली थी, लेकिन शायान ने नरमी से इंजेक्शन उसके बाजू में लगाकर उसे दोबारा नींद की वादी में भेज दिया था। मुलाजमा का रंग फाक हुआ। ऐसा पहली बार था कि शायान सागर किस लड़की के मामले में इतना एहसास और फिक्रमंद हो रहा था। कल रात से वो लड़की शायान के कमरे में थी, जिस कमरे में किसी को जाने की इजाजत ना थी, जिसके बैग पर किसी को हाथ लगाने की इजाजत ना थी। वह इस्तहाक से बैग पर आंखें मूंदे लेटे थे। वो लड़की शायद खुशकिस्मत थी जो शायान सागर जैसे शख्स के दिल तक रसाई हासिल कर चुके थे, वरना वह लड़कियों को पोम की दूर से ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वो मेडिसिन दो। शायान ने उसकी पेशानी का जख्म देखते हुए कहा था। ये एक खास केमिकल से तैयार करदा दवा थी जो चंद दिनों में ही जख्म का नामो निशान मिटा देते थे। और शायान ये चाहता था कि जब तक वो निशान न हटे वो होश में न आए। उसकी खुली हुई आंखों का रंग उसके मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद देखना चाहता था। इसको चेंज करवाओ और खबरदार उसे एक खरूज पियाई। यहाँ उसे जरा सा भी तकलीफ हुई, उसका हर तरह से ख्याल रखना। उसके रेशमी स्याह बाल छू कर उसने पोरू को सुकून पहुंचाता। चंद पल उसे शांत रंग आंखों से देता रहा और फिर मोबाइल पर कुछ टाइप करता हुआ बाहर निकल गया था।
अगली सुबह की रोशनी ने मैनेजर पर खास करम नवाजी की थी। नौफल की आज एक जरूरी मीटिंग थी। सुबह 6 बजे वह तबी के पास से चला गया था, लेकिन जाते जाते वह रोज को उसका ख्याल रखने की हदायत देकर गया था। ताबीर ने मुंदी मुंदी आंखें खोली तो कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। शायद इस कमरे में खिड़की नहीं थी। अपने आप को नरम मुलायम पैर पर महसूस किए उसे रात के सारे लम्हे याद आते चले गए। कान की लो में शदीद दर्द की लहर उठी। उसका हाथ बेसाता कान के जन्म गया। नौफल जस्तान की वो धमकी शिद्दत से याद आई। आपने अगर खुद को एक भी खरोच भी दी तो मेरा वो रूप देखेंगे जो मैं आपको कभी भी नहीं दिखाना चाहता। ताबी के वजूद में कपकपी तारी हुई। उसने एक तायराना निगाह पूरे कमरे में डाली जहाँ हर शय बिखरी पड़ी थी। लेकिन मैं तो जमीन पर गिर गई थी। फिर बेड पर कैसी आई? वो दुखते हुए सर के साथ ही दोबारा बेड पर लेट गई थी। अपने पहलू से स्ट्रांग खुशबू महसूस हुई और ताबी की आंखों में नफरत भड़का गई। यानी वो उसकी बेखबरी और नींद का फायदा उठाता हुआ उसके इतने करीब था। ताबी का चेहरा सुरख हुआ था। तकिया उठाकर उसने जमीन पर फेंका और तपश सदा सी बेड से उतर गई। दरवाजे पर होती दस्तक पर उसने चेहरे पर हाथ फेरा। लहंगा अब वजूद को मजीद उलझन दे रहा था। आ जाओ। दस्तक दोबारा ही तो उसने दांत पीछे हुए बेजारी से कहा, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? रोज की मुस्कुराहट से लबरेज आवाज पर तभी ने बामुश्किल उसका अंदाज हजम किया। उसके हाथ में एक ड्रेस था। मैम, ये आपका ड्रेस। आप कल से अनकंफर्टेबल हैं तो इसलिए मैं आपके लिए ड्रेस लाई हूँ। रोज ने मुस्कुराते हुए सिंपल सा मेरून फ्रॉक पैर पर रखा जिसके गले और बाजू पर दीदा से बारीक काम था और फीके हल्के रंग पहनती थी। लेकिन कल से उसने सुर्ख रंग को अपने वजूद की जीनत बनाया हुआ था और आज भी गहरा ही रंग उसे जेबतन करना था। वॉशरूम कहाँ है? मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। ड्रेस को एक नजर देखकर स्पॉट अंदाज में बोली। रोज ने उसे राह दिखाई। उसके जरूरी लाजमात ड्रेस के करीब रखते हुए बाहर जाने लगे। मेरे आने तक यहीं रहना और हो सके तो कोई लाइट कलर निकालो, ये बहुत ही डार्क है। रोज का रंग घुरा। ये मैडम उसको अनकरीब पागल करने वाली थी। मैम, आपका हर ड्रेस डार्क कलर में है। बास ने आपका सब सामान वार्डरोब में सेट करवाया। अगर आपको यकीन नहीं तो चेक कर लें। रोज ने उसकी मुश्किल आसान की थी। तुम्हारे बास कहाँ है? तभी के लबों से बेसाता निकला। वो उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो वो सुबह ही चले गए। तभी को शदीद ताव आया था। उसे कहना कि घर मत आए और मेरे सामने तो बिल्कुल भी ना आए। तभी तरह का बोलती वॉशरूम में बंद हुई थी। न जाने क्यों वो चिढ़ गए थे। उसकी गुफ्तगू सुनता हुआ नौफल मुस्कुरा दिया था। कान में लगे हुए छोटे से माइक्रोफोन से बाज़ाब्ता उसकी तलहियों को सुन रहा था। उसे उम्मीद ना थी कि वह रोज से उसका पूछेगी, लेकिन उसने रोज से नौफल के बारे में पूछा था, यानी वो उसे याद रखे हुए थे। रोज के जवाब के बाद वो शायद चिढ़ गई थी। तभी ना आने का कहा। मैं जानता हूँ तभी आप पल पल मुझे याद करेंगी। आपको जब मैं नजर नहीं आऊंगा तो खुद मेरे पीछे आएंगी। मुझसे नफरत की दावेदार इतनी जल्दी खामोश बैठ जाए, यह नामुमकिन सी बात है। अपनी नफरत का बार बार ऐलान करेंगी, लेकिन इसी नफरत में आप मेरी एक झलक से अपने दिल को सुकून भी पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी आंखें कुछ और ही हाल सुनाती हैं। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा हुआ था। कल से वो घर पर नहीं आई, ना उसने वहां जाकर राब्ता किया। और आपको खबर नहीं कि शजिया कहाँ है? जैन के दर हवेली में गूंजे थे, जबकि महदूम चौधरी की पेशानी पर तफकर की लकीरें थे। लेकिन कहने का कुछ नहीं था। सदीका बेगम का रो रो कर अलग बुरा हाल था। मुझसे नजर हटाकर बेटी का ख्याल रखा होता तो आज शजिया लापता ना होती। ना जाने वो कहाँ किस हाल में होगी। जैन का चेहरा सुर हो चुका था, जबकि रगों में शरारत दो रहे थे। रोड पर हुए एक्सीडेंट और ड्राइवर की मौत ने उसे मजीद फिक्रमंद कर दिया था। शजिया का साजो सामान भी वहीं था, लेकिन वह खुद वहां से नहीं मिली थी। ना ही वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था जिससे वह मजीद तफसील से आगाह हो सकते। और तुम हराम लोग क्यों नहीं गए उसके साथ? क्या मैंने तुम लोगों को आराम के लिए रखा था? गार्ड को गिरबान से जकड़े वो घुराया था। सर, बीबी जी ने मना किया था, आप यहाँ नहीं थे। हमने आपको फोन भी किया था, लेकिन आपका नंबर। मैं मर नहीं गया था और तुम्हें मेरा हुक्म मानना है, ना कि किसी और का। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोग का हिसाब मैं बाद में करता हूँ। उसने गार्ड्स को दूर फेंका था। बाबा, अगर शजिया को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। हमेशा आप उसे लापरवाह रहे हैं और आज यही लापरवाही मेरी बहन को न जाने कौन सी जहन्नम में धकेल चुकी है। वो तेज कदम लिए बाहर निकला। फिकर परेशानी पल पल नाक की तरह डसती हुई सोचों से उसे पागल कर रही थी। रात से वो उसे हर जगह तलाश करवा चुका था, लेकिन कोई एक सुराग भी नहीं मिला था। सामने से आते हुए सफी को देखकर वो रुका था, जिसके चेहरे पर सर ताजा थे, जबकि आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी, जो नींद की कमी और शज्जा की फिक्र का वाजिया एहसास दिला रहे थे।
तुम परेशान ना हो, वो ठीक होगी। मैंने हर जन्म अपने खास आदमी शिजा को ढूंढने को कहा है, बल्कि मैं खुद जा रहा हूँ और वो जल्द मिल जाएगी। जैन सफ़ी की शिजा के हवाले दीवानगी जानता था। उसका बिखरा हुआ हुलिया देखते हुए अल्लाह बीच गया। जैन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, सफ़ी जब से बोला। लेकिन लफ्ज़ों में जुनूनियत शिद्दत पसंदी सिमटी थी। तुम फिलहाल कुछ नहीं करोगे, मेरे आदमी सब करेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। जैन ने उसे तसल्ली दी, जबकि उसका अपना दिल लजर रहा था। बहन थी वो उसकी, कैसे फिक्र ना करता। कैसे रखो, मेरी जिंदगी ना जाने किन हाथों में है। वो बहुत मासूम है, किसी की बातों में आ सकती है। अगर किसी ने उससे आगे वो सोच भी ना सका था और ना कह सका था, लेकिन दिमाग की रगे तन गए थे। बहन मेरी है, फिक्र में पागल तो हो रहा हूं ना। वो जैन चौधरी की बहन है और उसे अपनी हिफाजत कैसे करनी है मैं उसे सब सिखा चुका हूँ। उसे खुद से लगाए हुए जैन बड़बड़ाया था। तेरी सिर्फ बहन है, मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरे जीने की वजह है। तो उसे हिफाजत करना तो सिखा चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत करना नहीं सिखा पाया। वो मैं सोच सका था, कहने की हिम्मत उसमें ना थी। अपनी गाड़ी से निकलकर उसने एक ताराना निगाह इस शीशे की चमकती हुई इमारत पर डाली, जिसकी बुलंद बाला बिल्डिंग हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। आज वो काफी अरसे बाद यहाँ पर मौजूद था। ये मीटिंग उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि आज वो यहाँ कई काल्स के बाद आया था और अब अपने काम का आगाज करके उसे अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। और इस इमारत में मिस्टर सहगल के नाम से जाना जाता था। यही उसकी असल पहचान थी। उसके चेहरे पर स्याह रुमाल बांधा हुआ था, जो आधा चेहरा छुपाए हुए था, जबकि आंखों के सर ताजा ठटका देने वाले थे। उसका असल चेहरा आता किसी ने नहीं देखा था। अगर कोई रुमाल धोखे से उतार भी लेता तभी उसका असल चेहरा नहीं पहचान सकते थे। उसके मजबूत कद काट की वजह से लोग उससे मरगूब नजर आ रहे थे। उसकी चाल में एक दमक, एक गरूर था। उसके बाल एक तरतीब से जमे हुए थे। वो अंदर बढ़ने लगा था। गाज को उसने इशारे से रोक दिया था। अंदर दाएं राहदारी के जाना मुड़ते ही उसने कब फोल्ड किए कि मजबूत बाजू के रवान नुमाया हुए थे। कोट वो गाड़ी में छोड़ रहा था। मजबूत बाजू में एक घड़ी और एक मोटी चेन वाला ब्रेसलेट बांधा हुआ था। वो वक्त देता हुआ अंदर बढ़ा। लिफ्ट के करीब खड़े हुए मकम्मल स्याही का हिस्सा बने शख्स ने झुका उसे सलाम किया था, जिसका जवाब उसने सरसरी सा दिया था। कुछ ही पाल में वो 7वीं मंजिल पर था। वहां से वो बोर्ड रूम की जाना पड़ा, जहाँ पर अमीर तबके की इज्जतदार और स्याही समाजी लोग अपने गुनाने चेहरे के साथ मौजूद थे। इस मीटिंग का मास्टरमाइंड शायान सागर था और आज उसकी काफी काल्स के बाद यहाँ पर आया था। यहाँ हर महीने में एक दिन एक खास खुफिया मीटिंग होती थी। ये मीटिंग क्यों होती थी, उसका क्या मकसद था, कोई भी जुबान तक निकालता तो उसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक तरह से ये मौत का कुआं था। इस मीटिंग में एंटर होने का इंतजाम खुद अपनी मर्जी से किया जाता था। किसी को भी जबरदस्ती यहाँ का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, लेकिन जो अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल होता फिर उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता था। दौलत उसके हाथ की मैल बन जाती थी। वेलकम मिस्टर सहगल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप यहाँ आ ही गए। मुझे लग रहा था कि इस मरतबा भी आप अपने आदमी को ही बेचेंगे। तेज परफ्यूम का झोंका फिजा में फैल सा गया था। शायान ने आगे बढ़कर मिस्टर सहगल से हाथ मिलाना चाहता, लेकिन मिस्टर सहगल ने सिर्फ अपनी सद आंखों को जन्मिश दी थी। आप शायद यहाँ के असूल नहीं जानते सहगल साहब। यहाँ पल पल मौत रक्स करती है, इसलिए सब पहले अपनी सेफ्टी जरूर होती है। वो सराइस का सवाल इग्नोर कर गया था। मिस्टर सहगल की बारी पुर इसरार आवाज पर शायान पतवत मुस्कुराया। उसने अपनी शायद रंग आंखों में उभरते हुए सूरज डोरे पर मुश्किल छुपाए थे। वो शख्स इंतहाई मगरूर और बद दिमाग समझा जाता था, इसलिए वो कम ही किसी मीटिंग में शामिल होता था। चले मीटिंग स्टार्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। उससे 1 मिनट ऊपर हुआ तो मीटिंग वहीं पर स्टॉप होगी और नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपको कम से कम साल भर इंतजार करना होगा। वो घड़ी की जानब इशारा किए हुए चेयर समा चुका था। उसका बारोब और 2 टोक अंदाज सुनकर सबने सर हिलाया था। शायान ने मुठियां बिछी। फिलहाल वो इस मगरूर शख्स का कुछ नहीं कह सकता था। उस वक्त उसके साइन सबसे जरूरी थे। उसने अपने हाथ आदमी को इशारा किया। वो फाइल लिए हुए मिस्टर सहगल के जानब आया। फाइल पर कुछ हिंसे दर्ज थे, जिनमें से एक का उसने इंतखाब करना था। पहला हिंसा 20 से शुरू होता था। मिस्टर सहगल ने हिंसों पर ताराना निगाह डाली और फिर 20 हिंसे पर टिक करके नीचे साइन किए थे। शायान को उसके साइन पर और हिंसे के इंतहाब पर शदीद तैशाया था, लेकिन वो ऊपर से मिले गए ऑर्डर्स की वजह से फिलहाल मजबूर हो चुका था। मिस्टर सहगल, इस मरतबा 30 का इंतहाब होना था। शायान ने उसकी तवज्जो दिलाई। वो आपका इंतहाब था सागर साहब, ये मेरा इंतहाब है। मिस्टर सहगल ने गोया उसे जुदाया था। मिस्टर सहगल साहब का हुक्म मानना जानना चाहिए। वहां पर बैठे हुए एक बाअसर शख्स ने भी
مسٹر سہگل کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ کوئی سوال؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر دونوں ہاتھ کانچ کی ٹیبل پر ٹکائے ہوئے جھکا۔ پورے اسرار آنکھوں سے اس نے تمام لوگوں کو دیکھا۔ سب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس جلاد پر اسرار شخص سے سوال کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ ساگر صاحب، اگلی بار آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ قدرے جھک کر اسے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے عاجزانہ کہا کہ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شایان ساگر اپنے اندر بھڑکتے ہوئے استشاق کو بامشکل قابو کرنا پا رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا، لیکن مجھے انتظار پسند نہیں ہے، شایان نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ دونوں کی سرد آنکھیں پل بھر میں ملی تھی، جن میں بھڑکتا ہوا جنون ایک دوسرے کو مات دینا چاہتا تھا۔ 5 منٹ پورے ہوئے، میٹنگ برخاست ہوئی۔ اس نے گھڑی کا ہلکا سا شایان کی جانب موڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ پیپرز کو اس نے ہاتھ سے شایان کی جانب کھسکھسایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی کئی لوگوں نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا تھا۔ شایان نے پیپرز کو ایک نظر دیکھا اور پھر دروازے کی جانب دیکھ کر مٹھیاں بیچ کر بند کی تھے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ یہ بھی روز کی ہوش ہلاکی کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ یہاں پر آ گئے تھے۔ شاید کمرے میں ہی ماتم زدہ سی موجود رہتی۔ میرون رنگ میں اس کا نازک دودھیا سراپا دمک رہا تھا۔ کمر پر بال پھیلائے ہوئے وہ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ ہائی روز، ایک نسوانی شوہ آواز سن کر تعبیر نے حال کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر ایک لڑکی چست لباس میں موجود تھے۔ تعبیر کے ماتھے پر ناگواری پھیلی۔ ہائی مسٹر شہرین، روز مسکرا کر اس کے جانب بڑھے۔ یہ لیڈی کون ہے؟ شہرین نے روز کے عقب سے تعبیر کے کھلے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ یہ نوفل سال کی وائف ہے، روز نے گویا جتایا اور تعبیر کے جانب مڑ کر دیکھا، جو کہ چہرے پر ناگواری پھیلائے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ واٹ؟ وائف؟ وہ دواں ہوتے چہرے کے ساتھ ہی قدم لیتی اس کی طرف آئے تھے۔ تعبیر ایک پل میں اس کی اڑی ہوئی رنگت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے ناپسندیدہ شوہر کی دیوانی ہے۔ چند پل پہلے کی بیزاری کی جگہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئے تھے۔ ناشتے کو ویران آنکھوں سے دیکھنے والی اب نہایت ہی دل جموئی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ آپ واقعی میں نوفل سر کی وائف ہیں؟ شہرین نے چیئر سنبھالے ہوئے اس کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہوں تو، وہ بریڈ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ او مائی گاڈ میم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ… کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تعبیر بھی اس کے انداز پر حیران ہو چکے تھے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ شہرین، نوفل کی اونچی سرد آواز سنتے تعبیر چونکی اور نظر دروازے پر گئی، جہاں پر وہ اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ ہی موجود تھا۔ روم میں آؤ۔ شہرین نے بھی پیچھے مڑ کر نوفل کو دیکھا تھا، جو کہ سر تاثر سجاوے لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جی سر، چلے میں آتی ہوں، شہرین خوش دلی سے بولتی۔ 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اسے حکم دیتا ہوا وہ لاؤنج سے نکل کر پچھلی طرف گیا تھا۔ تعبیر پر اس نے اچڑتی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ یہ اسے کیوں حکم دے رہا ہے روم میں آنے کا؟ اور یہ جا کہاں رہا ہے؟ وہاں کون سا روم ہے؟ نوفل کا اسے نہ دیکھنا اور پھر اسی کے پاس سے گزر جانا اسے نہایت ہی چبھا تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ میم، سر کا فیورٹ روم بیسمنٹ میں ہے، زیادہ وقت وہ اسی روم میں گزارتے ہیں اور شہرین ان کی پرسنل اسسٹنٹ ہے۔ روز اس کے حد تک امیز انداز پر بکھلا گئے تھے۔ نوفل کو آج تک کسی نے ایسے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، پر تعبیر کا کل سے رویہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ تو یہ لڑکی وہاں پر کیا کرے گی؟ اس لڑکی کا انداز سے وہاں جانا تعبیر کو خاصا پریشان کر گیا تھا۔ ایک سلگن سی دل میں اٹھی تھی۔ میم، میٹنگ ہے ان کی۔ روز نے تعبیر کا سر ہوتا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیسی میٹنگ؟ بند کمروں میں ایک لڑکی کے ساتھ کیسی میٹنگ ہوتی ہے؟ تعبیر اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ میم، اس کا مجھے نہیں پتا، روز نے حلق تار کیا تھا۔ تعبیر کے سینے میں چبھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ کل کی اس کے دعوے اس کی محبت بھرے ہوئے الفاظ مذاق اڑاتے محسوس ہوئے تھے۔ تعبیر ناشتے کی پلیٹ زور سے زمین بوس کی اور تیز قدموں سے اوپر بھاگی۔ فضا میں کانچ ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ آنسو رگڑتی وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اور نوفل کا اسے نظر انداز کر کے جانا بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ میرے پیچھے مت آنا، تعبیر نے سیڑھیوں پر رک کر روز کو انگشتے دکھائے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی زری کا رنگ بھی فاق ہوا تھا۔ وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگی، مبادہ وہ اسے ایک ہاتھ نہ جاڑ دے۔ تم اپنے برد کردار بائی کے کرتوت تو اچھے سے جانتی ہوگی نا، اس سے کہو کہ جلد از جلد مجھے فارغ کرے۔ جو شخص کال کی آئی ہوئی نئی بیوی کے بجائے کسی غیر لڑکی سے دل بہلانا پسند کرے، اس کے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ جھوٹا دغا باز آدمی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ چیختی ہوئی اوپر بڑھی تھی، جبکہ ظرفشاہ نے خشک ہوتا ہوا حلق تار کیا تھا اور روز کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی سن سی کھڑے تھے۔
नौफल उसके जाते ही इस एरिया से निकलकर सामने आया था और चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो तो उसकी सोच से भी ज्यादा सीधी और एहसास निकली थी। रोज ने भी अपने बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर नफी में साइड लिया था। टेंशन ना लो रोज, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और खुद तुम दोनों से माफी मांगेगे। जरफिशान को उसके हाथ से नीचे आने का इशारा दिया था। पर बास, मैम बहुत ही लड़ाका है। रोज जुड़ती लेकर आ गई थी। रोज, नौफल ने गुड़ी से नवाजा। सॉरी बास। रोज ने जुबान दांतों दबाकर कान की लोग पकड़ी थी। जाकर अपनी मैम को संभालो, गुस्से में फिर कमरे का हाल बिगाड़ देगी और कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। उसे मुस्कुराहट संभालना मुश्किल हो रहा था। गुस्से में वो क्या क्या कर जा चुकी थी, उस बात का उसे फिलहाल अंदाजा नहीं था, लेकिन नौफल के जलते दिल पर ठंडी फवाद जरूर गिरी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो चेहरा हद दर्जा सुरह था। उस वक्त वो तन्हाई चाहता था। अपने रूम के जन्म तेज कदमों से बढ़ता हुआ वो पल पल जहन में आती हुई सोचों को झटक रहा था। आज फिर नाकामी का सामना। इतनी जद्दोजहद के बाद भी वो आदमी फिर से अपना फैसला उसके सर पर थम गया था। फिलहाल उसके अंदर भड़कती हुई आग दो ही चीजों से ठंडी हो सकती थी, या तो वो शराब का इंतखाब करता या फिर शबाब का। लेकिन जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई थी, उसने किसी लड़की की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। फिलहाल शराब भी थी जो उसके गुस्सा कम कर देती थी। सर, इस लड़की का होश आ गया है, मुलाजमा ने इतला दी। शाया ने कैद लुत्फ नजर मुलाजमा पर डाली। लड़की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सॉरी सर, शट अप। वो बुलंद आवाज में बोलता हुआ मुलाजमा की जान निकाल गया था। वो सायरा है, मेरी सायरा। उसको इज्जत से मुखातब करो। वो इस घर की मालकन और तुम्हारी मैम है। आज के बाद अगर ऐसी गुस्ताखी हुई तो ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। उसका मुंह दबोचे वो शिद्दत पसंदी से बोला। मुलाजमा का रंग फक हुआ था, जबकि जबड़े टूटे हुए महसूस हुए थे। उस शख्स से कोई बैत भी नहीं था, वो ऐसा ही था, सफाक सालम दरिंदा। दफा हो जाओ यहाँ से, उसने मुलाजमा को दिखा दिया और खुद दोबारा ऊपर बढ़ा जहाँ पर वो सहरा मौजूद थी। कोट के बटन बंद करके उसके चेहरे पर हाथ फेरा। हर तासों को छुपाए हुए वो चेहरे पर नरमी फैला गया था। मिरर डॉट से इस लड़की को देखा जो कि बेड पर बैठी ईद के देख रही थी। शायान का हाथ अपने दिल पर गया जो कि दर दर धड़कना शुरू हो चुका था। उसके चेहरे पर सर्दियां घुली हुई थी। शायान को लगा उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो लड़की अपनी बंद आंखों से ही शायान को पागल कर गई थी। अब अगर वो उसे खुली आंखों से देता तो न जाने उसके दिल पर कैसा हशर बरपा होता। वो अपने बेकाबू होते दिल को काबू करना अच्छे से जानता था, लेकिन अब न जाने क्यों दिल बेइख्तियार हो रहा था। शायान ने उसकी पेशानी की जानब देखा जहाँ अब भी जहां मौजूद था। वो सरायत से निकाह का रूह बदले चेहरा भी मुड़ गया था। ऊपर आओ, उसने मुलाजमा को ऊपर आने का इशारा दिया जो आंसू साफ करती हुई लॉन्च में कर दे। उसे इंजेक्शन लगाओ और जब तक उसका जम ठीक ना हो उसे होश नहीं आना चाहिए। और अब ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वह मुलाजमा काफी ट्रेन थी, तभी शायान के सभी ऑर्डर्स फॉलो करते थे। इतने ओवर डोज इस लड़की के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन शायान शायद फिलहाल समझना नहीं चाहता था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसके हर सवाल का जवाब नहायत ही अदब और नरमी से देना, वरना तुम समझदार हो। मुलाजमा बुखला कर अंदर भागी थी। मुबादा शायान उसे सीनों से ही दिक्कत ना दे दे। मैं यहाँ कब से हूँ? मुलाजमा को देते उसने बार फिर से वही सवाल किया था जिसका वो पहले जवाब नहीं दे सके थे, क्योंकि उसे इजाजत ना थी। आप 2 दिन से यहाँ हैं, मुलाजमा नरम दिल्ली से बोलती हुई डोज तैयार करने लगी। मैं चल क्यों नहीं पा रही? शज्जा ने सरसराते हुए अंदाज में पूछा। मैडम, आपका एक्सीडेंट काफी सीरियस था, लेकिन शुक्र है आपकी जान बच गई। कमजोरी की वजह से अभी टांग की हरकत नहीं कर रही, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। पर मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो बेचैनी महसूस करती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। उसे अपना मौजूद किसी पुरतपिश निगाहों के हसार में लग रहा था। ये इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? शज्जा ने फैली हुई आंखों में सरासमगी लिए हुए मुलाजमा को देखा था। ताकि आप जल्दी चल सके और अपने घर जा सके। मुलाजमा ने बाजू में इंजेक्शन लगाए हुए उसे पुचकारा था। आप जाना चाहती हैं? वह मजीद नरमी से बोली और शज्जा फौरी असबाब में सर हिला दिया था। शाया ने मुठ्ठियां बीचे ये सब बामुश्किल बर्दाश्त किया। मुलाजमा के लफ्ज उसे काफी तैश दिला गए थे। वो सर फिरा आदमी मुलाजमा की तसल्ली देते लफ्जों पर भड़क उठा था। न जाने अब उस पर क्या कहर ढाया जाता। माम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तबस्सुम बेगम ने बेटी का झिझक थता हुआ अंदाज वाजा नोट किया था। फिर से कोई एडवेंचर के चक्कर में उल्टा काम तो नहीं कर आई? तबस्सुम बेगम ने आईब्रोज का हुए बेटी को देखा था। ओहो माम, अब ऐसा भी नहीं है, वो चिढ़ ही तो गई थी। बोलो क्या कहना है? पहले आप प्रॉमिस करें आप नाराज नहीं होगी। अन्नाबिया ने माँ से वादा चाहा था। मैं अपनी बेटी के किसी बात पर नाराज नहीं होती, जल्दी बोलो।
پھر مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ مام، وہ وہاج سلطان اپنی انگلیاں چٹائے وہ لذتی پلکوں کے سنگ بڑھتے۔ کون؟ تبسم بیگم ٹھٹک گئے تھے۔ مام، آپ کو وہ آفیسر یاد ہے نا جنہوں نے میری جان بچائی تھی؟ انابیہ، صاف صاف بولو۔ تبسم بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ بیٹی کی آنکھوں میں رقص کرتی ہوئی اس نام کی چمک وہ پل میں پہچان گئے تھے۔ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ تبسم بیگم کا رنگ فاق ہوا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ تم سے کتنا بڑا ہے، اور ایک پولیس والے سے شادی، اور ابھی تو تمہاری ایج بھی نہیں ہے شادی کے۔ اس کا غصہ پل میں عروج پر پہنچا۔ مام، ایج میٹر نہیں کرتی، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ بس ضد ہوئی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ تبسم بیگم کا دل دہل رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میں اسی سے شادی کروں گی۔ اسے نہ جانے کیوں صنم سے بلا وجہ اندیشہ ہو رہا تھا۔ فہاج کا اسے چاہنا اسے دہلانے لگا تھا۔ اپنے روم میں جاؤ انابیہ، تبسم بیگم نے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیوں جاؤں روم میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم ان پولیس والوں کی حقیقت نہیں جانتے، نہایتی ظالم درندے ہوتے ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر فٹ ہوتے ہیں۔ تبسم بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، اپنی نازک پلی بیٹی کو وہ کسی سختی ہاتھوں میں نہیں تھما سکتے تھے۔ ماں، وہ بہت ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں، آپ ایک بار ان سے مل تو لیں۔ انابیہ وہاج کے خلاف ایک لفظ سننے کو قائل نہیں تھی، اس لیے فریاد کر دیتی تھی۔ انابیہ، میں تمہارے بابا کو بتا دوں گی، جاؤ یہاں سے۔ انابیہ کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی، وہ تیز قدموں سے نفی میں سہلاوے اوپر بھاگے۔ تبسم بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی تھی، ان کی نگاہوں میں وہاج کا سر سپاٹ کڑک چہرہ گم کر آ گیا تھا۔ ان کی بیٹی بہت معصوم اور وہ آدمی بہت ہی سرد کی طبیعت کا مالک تھا۔ کانچ اور پتھر ایک ساتھ رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ نسوانی آواز سن کر تبسم نے سر ہی اٹھایا تو سامنے صنم کو دیکھے وہ بدوقت مسکرائی تھی۔ کیسی ہو صنم بیٹا؟ وہ آج تیسری مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ انابیہ سے دوستی اب گھر تک پہنچ چکے تھے۔ آنٹی، وہ انابیہ، اس نے جھجک سے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں جاؤ، دیکھو رو رہی ہوگے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ صنم کے چہرے پر پریشانی پھیلی۔ فضول ضد کر کے بیٹھی ہے، جاؤ دیکھو اوپر ہی ہوگے۔ صنم تیز قدموں سے اوپر بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تھی۔ انابیہ، کیا ہوا؟ اسے بری طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔ انابیہ نے بھیگی آنکھوں سے تو دیکھا۔ آنٹی نے کیوں ڈانٹا ہے؟ وہ آگے آئی تھی، صنم کو دیتے وہ ضبط کھو گئی، اس کے گلے سے لگتی وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی۔ ماما نہیں چاہتی کہ میری شادی وہاں سے ہو، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں، لیکن وہ اچھے ہیں صنم، وہ بہت اچھے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس دن مال میں ان نے مجھے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے بھی تھے۔ وہ اچھے ہیں صنم، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کا محبت سے لبریز وہاج نامہ سنتے صنم سن ہو گئی تھی۔ اپنا پین اس سے پوری طرح سے فیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بامشکل اس نے چہرے پر پھیلے ہوئے ناگوار تاثرات کو چھپایا تھا۔ انابیہ، میری بات سنو۔ اسے سیدھا کرتی وہ اس کی آنکھوں کو صاف کرتی پانی کا گلاس لبوں ٹیبل سے اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گئے۔ رونے کی وجہ سے چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا، ناک گلابی پڑ چکی تھی۔ تم ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو، اپنی مام سے ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے وہاں سے تو کنفرم کر لیتی۔ صنم اپنی ناگواریت پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی مام سے کچھ بھی نہیں چھپاتی۔ انابیہ آنسو رگڑتے بولی۔ کچھ باتیں چھپانی پڑتی ہیں پاگل لڑکی، اس کا ہاتھ دبائے پر اسراریہ سے بولی۔ انابیہ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ صنم نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، نہ اپنی ماں کو کچھ بتاؤ گی، اب جو کرے گا وہ حاج کرے گا۔ تمہیں بس میں نے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اس کی محبت کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ کس کی محبت کا؟ انابیہ الجھی تھی۔ وہاج کی محبت کا۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں اسے اپنا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ انابیہ کا دل کانپا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ انابیہ نے خود کو تسلی دی، لیکن صنم کا رنگ فک ہوا۔ تم ثبوت چاہتی ہو؟ صنم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی نمی تھی۔ نہیں۔ انابیہ کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو وہ اگلا سانس بھی نہ لے پاتی۔ وہ شخص تو رگ رگ میں سما رہا تھا، پھر اس کا نام کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا رگوں کو کاٹ دینے جیسا تھا۔ نہیں، اب تمہیں میں ثبوت لا کر دوں گی، اور تم فکر مت کرو، وہاج سلطان کو تمہارے کرنے کی ذمہ داری میری ہے، کیونکہ میں پیار سے زیادہ دوستی پر یقین رکھتی ہوں۔ صنم کے چہرے پر فریب سے پوری سچائی بکھری ہوئی تھی۔ آج تم اپنی ماں کو کچھ دن بعد کہو گی کہ وہاج سلطان میرے لیے وقتی کشش کا باعث تھا۔ ایسا میں بالکل نہیں کہہ سکتی، وہ یہ مذاکرن بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہاج سلطان چاہے پھر خالی ہاتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہاج سلطان چاہیے یا پھر خالی ہاتھ رہنا چاہتی ہو؟ انابیہ نے جٹ نفی میں سر ہلایا تھا۔ گڑ گڑ۔
اب رونا نہیں ہے تم نے، اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مکرو فریب سے مسکرایا تھی. دل اس سب غلط کاموں پر نادم بھی تھا، لیکن بدلہ ہر چیز پر حاوی تھا. چلو فریش ہو جاؤ، شاپنگ کرنے چلتے ہیں، میں تو آئی بھی اسی لیے تھی. سنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا. شام کے گہرے سائے ہوتے سائے کو دیکھ کر وہ مال میں دال ہوا تھا. نوفل کے کام کے سلسلے میں وہ یہاں پر آیا تھا، لیکن چہرے پر بیزاری پھیلی ہوئی تھی. پچھلے دنوں کی مصروفیت کے باعث وہ فلیٹ پر نہیں جا سکا تھا. تبھی روح میں بے قراری گلوی محسوس ہو رہی تھی. وہ شام میں دال ہوا جہاں سے ایک کارڈ لے کر اسے مال دینا تھا. وہ گلاس ڈور نکلتا اجلت میں اندر دال ہوا اور گڑی پر نظر ڈال کر ایک تائرانہ نگاہ پوری شاپ پر ڈالی، کیونکہ ایک اور مقصد تھا جو یہاں پر کھینچ لایا تھا. جب سامنے نگاہ پڑی اور پھر جھپکنا بول گئی. وہ لڑکی اپنے معصوم حسن کے ساتھ ہی متی ملباس دیکھ رہی تھی. دوپٹہ ندار تھا، جبکہ آپ بھی وہ مردانہ طرز کے کرتا جینس میں ملبوس تھے جو باسط کو خاص پسند نہیں آتا. استحاق کے بعد سب سے پہلے اس لڑکی کا حلیہ بدلنے کا ہی ٹھان چکا تھا. شاپ رات ہونے کے بعد خالی تھی، لیکن اس لڑکی کو پرواہ ہی نہ تھی. باسط کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. توقع کے مطابق اس کا تیر نشانے پر لگا تھا. وہ کاؤنٹر کے پاس آ کر اس شخص سے موہے گفتگو ہوا، لیکن نظر اسی پر ٹکائے رکھی جو شاید آپ باہر جا رہے تھے. ہاتھ میں بکروا چھوٹا بیگ اس نے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیا. وہ بیگ کھولے اندر موجود سامان کو چیک کرنے لگا تھا. سندری کی نظر یہ ڈریس پر پڑی تو وہ واپس مڑے اور نگاہ سامنے باسط پر گئی جو کہ کاؤنٹر کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. پل بھر میں اس کا رنگ فاق ہوا تھا. باسط کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر پر موجود شخص کو بھی دیکھا جو بیگ میں جھانک رہا تھا. پھیلے ہوئی آنکھوں میں خوف لیے وہ قدم پیچھے لینے لگے تھے. باسط آنکھ دبائے مسکرایا تھا، جس سے اس کی حالت مزید بری ہوئی تھی. گلے میں ابھرتی ہوئی گلٹی کو نگلتی ہوئے تیز قدموں سے بھاگے تھے. مال سنبھال لینا، کل ملتا ہوں دوبارہ. اجلت میں کاؤنٹر پر موجود شخص کو کہہ کر وہ باہر نکلا تھا. سندری تیز قدموں سے چلتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھی. شفاف چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا. وہ بٹن دباتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی، لیکن عین اسی وقت وہ شخص موت کی لٹکتی ہوئی تلوار بنا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا تھا. سندری لفٹ کی دیوار سے لگی خشک ہوتے ہوئے حلق سے اسے دیکھنے لگی تھی. جو قدم آگے بڑھاتا اس کی جانب آ رہا تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ موت اس کے تعاقب کی آ پہنچی ہے، کیونکہ وہ شخص اس کی بہن کا قاتل تھا. یقیناً اب وہ اسی کا بھی قتل کرنے والا تھا.